गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और NCERT सीरीज के तहत जो ये मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चलाई जा रही है, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं प्रतिदिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा प्रयास कीजिए मुझसे पहले आंसर लगाने की, और मेरी बातों को केवल आप ध्यान से सुनिए। अब जब ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और हमेशा एक टारगेट फिक्स कीजिए, चाहे छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट, और उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा दिन लगा दीजिए उसमें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन सब हो गया था, बट ये क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे कल। इस वजह से मैं आप सभी के समक्ष इसका रिवीजन करवा देता हूँ। जस्ट 5 से 7 मिनट की बात है, इसमें ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें मैं समझाऊंगा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बस मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ था, है ना। व्हेन एंड वेयर डिड द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन, है ना। क्या 13 मई 1857 कोलकाता में, क्या 18 मई 1858 दिल्ली में, या 10 मई 1857 मेरठ में, या 10 मई 1857 झांसी में? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मैं कल करवाया हूँ, आपसे बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? 10 मई 1857 मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा जो रिवीजन का था, वो था क्वेश्चन नंबर 2। मेरठ के सिपाही लाल किले द्वार पर कब पहुंचे थे? सुनिए, ये लोग लाल किले पर कब पहुंचे? क्या ऑप्शन ए है 11 मार्च 1857, बी में है 10 मई 1857, सी में है 11 जून 1857, या 11 मई 1857 को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, 11 मई 1857 को। और यहाँ क्यों गया हुआ था, बस छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो यहाँ गया हुआ था बहादुर शाह जफर से मिलने, है ना। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछता है कि बहादुर शाह जफर से जब ये जट्टा गया था मिलने, उस समय पे बहादुर शाह जफर क्या कर रहे थे? तो इस समय जो है बहादुर शाह जफर नमाज पढ़ रहे थे, है ना, नमाज पढ़ के उठे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। इसका क्या होगा? ये सत्य है। ठीक है, दूसरा है कि झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा, ये कथन भी सही है। और तीसरा है कि बिहार के आरा में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह को बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा, ये तीसरा भी सही है। चौथा है कि लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे मंगल पांडे को अपना नेता घोषित कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो ये गलत है ना, मंगल पांडे यहाँ पे नहीं थे। कल मैं आप सभी के समक्ष इसको पढ़ाया था। तो बताइए वो नवाब कौन सा था, है ना, वो नवाब कौन सा था जिसे युवा मतलब घोषित किया गया था? ठीक है, तो वो थे बिरजिस कादिर। को यहाँ पर होना चाहिए था क्या? बिरजिस कादिर। ठीक है, तो इसका 1, 2 और 3 तीनों सही है ना। यहाँ पर एक भी डाल दीजिए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब रिवीजन सेशन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कल का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है। बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन रिवीजन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1857 के विद्रोह द्वारा अवध के राजा, ठीक है, के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? अवध का राजा किसे बनाया गया था? क्या वाजिद अली शाह, क्या शाह आलम, क्या बहादुर शाह, या बिरजिस कादरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, ब्रिजिस कादिर। कौन हो जाएगा? ब्रिजिस कादिर को नवाब बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है शाहमल, है ना। शाहमल कहाँ से नेतृत्व किए थे? क्या बड़ौद से, क्या गोनू सिंहभूम से, क्या नाना साहब लखनऊ से? ये गलत है। नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक भी सही और दो भी सही है। ठीक है, इसका एक और दो दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य पूछ रहा है? सत्य सो कौन सा सुमेलित है ना, तो एक और दो सुमेलित है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, एक और दो सुमेलित है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, या फिर चलिए रिवीजन सेशन है तो बस आगे बढ़ते चलते हैं। देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहला कह रहे हैं, छठा क्वेश्चन है कि 1858 के अंत में विद्रोह के विफल होने के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गए थे, है ना। क्या कुंवर सिंह थे, क्या नाना साहब, क्या तात्या टोपे, या मंगल पांडे? तो वो थे नाना साहब, है ना। कौन? नाना साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वो है कि डैश डैश ने अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन, है ना, उसे न्याय भवन का नाम दिया गया, और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे थे। क्या तात्या टोपे, क्या मंगल पांडे, क्या शाहमल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, क्या है? शाहमल। ठीक है, शाहमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वे एक पालकी में बैठकर चलते थे, पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डांका शाह कहने लगे थे। क्या ये सही है? दूसरा है कि वह सारागढ़ी की प्रसिद्ध लड़ाई में लड़े थे। तीसरा है कि उन्हें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी थी, है ना, उनके वजह से। तो इसका केवल बी गलत है। मैं ये सब का एक्सप्लेनेशन कल करवा चुका हूँ। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 इसका बी हो जाएगा, है ना, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को पराजित कर निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? क्या चिन्हट की लड़ाई, क्या सारागढ़ी की लड़ाई, क्या नजफगढ़ की लड़ाई, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिन्हट की लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 के 1857 की क्रांति से पूर्व कौन कौन सी अफवाह फैल रही थी? विच रूमर्स वेयर स्प्रेडिंग प्रायर टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन ए, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। बी में क्या है? बी में है कि बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया था। और सी में कि प्लासी के जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, ऐसी अफवाह फैली थी। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल करवा चुका हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है टोटल के टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से, किससे है? एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था, ठीक है, जो प्रतिनिधि था और जो एक राज्य में रहता था वो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, उसे क्या कहते थे? क्या वायसराय, क्या रेजिडेंट, क्या कलेक्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उसे रेजिडेंट कहा जाता था। क्या? रेजिडेंट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सहायक संधि डैश डैश द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। बस इतना याद रखिएगा कि सहायक संधि कब तैयार की गई थी? 1798 में। और किसके द्वारा? क्या लॉर्ड बेंटिक, क्या लॉर्ड इरविन, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या लॉर्ड वेलेस्ली? तो सहायक संधि किसके द्वारा हुआ था? तो वो करवाए थे लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? 1798 में तैयार की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किए गए सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पहला कथन है कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दूसरा है कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी ताकत रहेगी। तीसरा है कि सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। और चौथा है सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध में हिस्सा लेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है। ये सभी के सभी सत्य है ना, ये सभी के सभी सत्य। और सत्य क्यों है मैं आपको कल ये सब बताया था, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कि 1851 में यह किसने अवध रियासत के बारे में कहा था? ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी के शासन काल में ही क्या चला था? ट्रेन चला था, है ना। और बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उस ट्रेन का नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अवध को औपचारिक रूप से कब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया? 1851 में, 1856 में, 1857 में, 1858 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे कब घोषित किया गया था? 1856 में, है ना। अवध को कब मिलाया गया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे। इस अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। कौन सा कथन असत्य है ना? कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक गलत है ना, 1856 नहीं, मैंने आपको बताया था कल 1801 में। कब? 1801 में, ठीक है। तो इसका केवल एक गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर डैश डैश में निर्वासित कर दिया गया था। क्या कलकत्ता भेज दिया गया, मेरठ भेज दिया गया, बॉम्बे भेज दिया गया या फिर लखनऊ भेज दिया गया? तो इन्हें कहाँ भेजा था? तो इन्हें भेजा था कलकत्ता में। कहाँ भेजा था? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट, अच्छा, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 18, देश यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। इस कथन में किस शहर की बात की जा रही थी? कलकत्ता की, मेरठ की, अवध की, लखनऊ की? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लखनऊ की। किसका? लखनऊ का, ठीक है।
चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने डैश डैश, ठीक है, डैश डैश को निशस्त्रीकृत कर दिया और उनके सभी किलों को नष्ट कर दिया था। किसके? क्या अवध के मुख्य सेनापति है ना, चीफ कमांडर ऑफ अवध, या तालुकदार, या जमींदार, या नवाब ऑफ अवध, है ना। तो किसे कर दिया था? तो तालुकदारों को। किसे? तालुकदारों को, ठीक है, अवध पे कब्जा करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी, ठीक है। दूसरा कथन है कि यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे, उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, है ना। तीसरा था कि एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। और चौथा है कि अब अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 38% गांव थे, ठीक है, और एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 67% हो गई थी। तो इसका असत्य पूछ रहा है ना, तो असत्य केवल 4 है, क्योंकि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो इसका केवल 4 असत्य है। तो क्या हो जाएगा? बी, है ना, केवल 4, है ना, केवल 4। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले 67% होता था, लेकिन कब्जे के बाद ये घटकर कितना हो गया था? 38% हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने, ठीक है, 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। नहीं, डैश डैश में होना चाहिए, के नहीं, डैश डैश में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल, है ना। क्या मेरठ में, क्या आगरा में, क्या कलकत्ता में, या अवध में, है ना। बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व किए थे? बताइए आप सभी, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये अवध से, है ना, अवध से, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, और ये आज से आपका जो रेगुलर बेसिस पे होता था वहां से ये क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट इसका आंसर कोई नहीं कमेंट सेक्शन में बताया। क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जारी किए गए इतिहासकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन इशू ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, है ना। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में है कि अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था, ठीक है। और बी में है कि मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव दान किया जाता था। और सी में उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन को का गौरव बढ़ाया। और डी है ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों। तो इसका केवल एक गलत है ना, उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन को गौरव बढ़ाया, ये बात गलत है ना, गलत है। और ए भी सही है और बी भी सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है ना, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए क्या कदम उठाए थे, ठीक है। ऑप्शन ए, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले कई कानून पारित किए गए। बी में है कि उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सी में है कि अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया जिन पर विद्रोह का शक था। उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, इसका राइट आंसर सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, है ना, उपयुक्त में से सभी। ये सभी कदम उठाए गए थे, ठीक है, विद्रोह के दमन करने के लिए, ठीक है, विद्रोह के दमन करने के लिए। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए गए थे, है ना। और ये कब की बात है? तो ये बात है मई जून, है ना, मई जून, यानी मई 1857 की, 1857 की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा, है ना, कल इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाया गया सिकंदर बाग कहाँ स्थित था, ठीक है, जहां 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 2000 से अधिक विद्रोही सिपाहियों की हत्या कर दी थी। ये कहाँ स्थित है? तो ये जहाँ के नवाब होंगे वही ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लखनऊ, है ना, लखनऊ, दिल्ली नहीं, झांसी नहीं, अवध नहीं, है ना, अवध नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। और यहाँ 2000 से ज्यादा विद्रोही सिपाहियों के कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें मार डाला था, ठीक है। हाथे में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी थी, है ना, ठंडी चेतावनी थी, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 26 है, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ, है ना, लखनऊ की राहत, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है।
ऑप्शन ए क्या थॉमस जोन्स बार्कर ने, जोसेफ नोएल पैटन ने, चार्ल्स डू ओली ने, या मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स, है ना, हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। और ये जो सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन कहाँ से है, तो एनसीईआरटी के क्लास 12, है ना, क्लास 12 और चैप्टर 10 में, है ना, चैप्टर 10 में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट जैसे पेज नंबर भी ला करके दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो ये किसकी पुस्तक थी, तो ये टॉम्स जॉन बार्कर की, है ना, जॉन बार्कर की पुस्तक थी, ठीक है, थॉमस जॉन बार्कर की पुस्तक थी। ऑप्शन ए है ना, थॉमस जोन्स बार्कर, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, इन मेमोरियम, है ना, इन मेमोरियम कलाकृति निम्नलिखित में से किस चित्रकार की एक रचना है, चित्रकार की रचना है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे थे, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, है ना, ये कब की पुस्तक है, तो 1859 की, है ना, 1859 में टॉम्स जेम्स टॉम्स जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ इसी श्रेणी का क्या है, एक उदाहरण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमोरियम कलाकृति निम्नलिखित में से किस चित्रकार की एक रचना है। ऑप्शन सुनिए, क्या थॉमस डैनियल, चार्ल्स ड्यूली, थॉमस जोन्स बार्कर, या जोसेफ नोएल पैटन, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो लिखे थे, ये लिखे थे नोएल पैटन ने, है ना, किसने, नोएल पैटन ने, ऑप्शन डी। इन मेमोरियम नोएल पैटन, इन मेमोरियम जोसेफ नोएल पैटन, ठीक है। और यहाँ क्या है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ किसकी है, तो जोन्स बार्कर की, किसकी, जोन्स बार्कर की, ठीक है। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे समक्ष, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलनों के को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ना, कौन सा कथन सत्य है। देखिए 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी, है ना, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही। और इस विद्रोह के इर्द गिर्द जितने राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत जो है बुन दिया गया था, और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी याद किया जाता था, जिसमें देश के क्या है, हर तबके के लोग ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, किसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है, ना, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे थे, है ना, मुंह बोलो हर बोलो से सुनी हमने बड़ी कहानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना, किसके द्वारा लिखी गई थी, क्या महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे ना, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल सही है या नहीं, या फिर इससे भी हार्ड या मॉडरेट चाहिए थे, बताइए। और रानी लक्ष्मीबाई को जो पोशाक जो है वो पहनाया जाता था लगभग जैसे फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार, है ना, ऐसे मतलब उनके पोशाक होते थे, ठीक है, एक हाथ में तलवार, है ना। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी गोरे अफसरों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री शामिल थी, है ना, क्या है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी गोरे अफसरों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री शामिल थी। देखिए जहां कैप्टन हिरेस तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। और इन्फेंट्री की दलील क्या थी कि इन्फेंट्री की एक दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियर्स की मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके किसी नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलील खारिज कर दी और अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह की शुरुआती इतिहासकारों में एक चार्ल्स बॉल ने, है ना, चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी, है ना, जो मतलब इनको मारने के लिए जो पंचायतें लगती थी वो कहाँ लगती थी, तो वो कानपुर में, है ना, पंचायतें कहाँ लगती थी, कानपुर में, ठीक है। किसको मारने के लिए, तो
हियर्स है ना, किसको, हियर्स। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री में सभी गोरों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ओ माफ कीजिए, चैप्टर ही बदल गया है ना, जो मतलब पीछे जो आप सभी जो क्लास 12 के चैप्टर 10 से पढ़ रहे थे, वो क्वेश्चन समाप्त हो गए आपके, यहाँ तक जो है टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो यही था क्लास 12 है ना, क्लास 12 के चैप्टर 11, ठीक है। चलिए, आज का जो है सो यहाँ ये टॉपिक 1857 के जितने मॉडरेट क्वेश्चन बनने वाले थे ना, जितने मॉडरेट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं, जो इजी इजी क्वेश्चन है, जैसे झांसी की रानी ने कहाँ से नेतृत्व किया था, या फिर उनका दमन कौन किया था, ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना, वो मैं मिसलेनियस के तौर पे आपको करवा दूंगा, ठीक है। प्रतिदिन आप क्लास को कीजिए, आपको सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना, जुबान पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और जहाँ जहाँ से एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे क्वेश्चन मिल रहा है ना, मैं वहीं से आपके समझ ला रहा हूँ। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्त, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स, एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4। हालांकि ये पूर्ण रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा तो नहीं है, बट हो सकता है आपसे, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री का आप मान सकते हैं ना, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर से भी करवा दिया। बट बस छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-16 क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। आपका देखिए, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था ना, व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री ओपनड इन इंग्लैंड, है ना, यानी इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना कब खुला था, क्या 1740 में, क्या 1730 में, 1728 में, 1717 में। तो इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना कब खुला था, 1730 के दशक में, 1730 के दशक में ये खुला हुआ था, ठीक है, कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में क्या था, तेजी से इजाफा कब होता है, तो 18वीं सदी में, कब होता है, 18वीं सदी में, ठीक है। 18वीं सदी में इसमें मतलब तेजी से, मतलब इसके कारखाना खुलने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज नहीं दिया गया, बट आप बस क्वेश्चन को, मेरी बातों को केवल आप ध्यान से सुने ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4, आप जा करके देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपके मन में ऐसा बात आ रहा होगा कि कभी क्लास 12th, कभी 11th, तो जहाँ जहाँ से मुझे मॉडर्न की क्वेश्चन मिल रहा है ना, मैं वहाँ वहाँ से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। हालांकि ये पूर्ण रूप से मॉडर्न का हिस्सा नहीं है ना, मॉडर्न का हिस्सा नहीं है, मिडाइवल का हिस्सा है, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए कितने पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था ना, 1760 में, क्या 25 लाख, क्या 20 लाख, क्या 30 लाख, या 35 लाख। देखिए, 1760 में जो है ब्रिटेन अपने कपास के उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग 25 लाख पाउंड, है ना, 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था, ठीक है। और 1787 में यह आयात बढ़ करके कितना हो गया था, 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था, ठीक है। तो 1760 में ब्रिटेन कितने, तो 25 लाख, कितना, 25 लाख पाउंड, है ना, 25 लाख पाउंड, ठीक है, 25 लाख पाउंड। आप लोग बताइएगा, एक पाउंड बराबर कितना केजी होता है, हाँ, कितना केजी होता है, ठीक है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। और जानते हैं 1760 में कितना था, 25 लाख पाउंड, ठीक है। और 1760 से लेकर के 1787 तक कितना साल हो रहा है, 27 साल। 27 साल में जानते हैं ये कितना हो गया था, 25 साल, 25 लाख से बढ़कर के 220 लाख पाउंड हो गया था, 220 लाख पाउंड हो गया था, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए, क्या जॉन राइट ने, क्या जेम्स वॉट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर किसी और जियो वाली कुछ सीरीज में भी आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा, है ना। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी सबसे पहले, हु क्रिएटेड द ब्लूप्रिंट या डिजाइन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल मिल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, ये किसने तैयार किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने, है ना, रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये कब की बात है, तो 18वीं सदी में, है ना, 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को तेज कर दिया, है ना, और उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी, प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया, और पहले से क्या था कि ज्यादा मजबूत धागों व रेशम का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने, है ना, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे समक्ष वो है कि मशीन उद्योग के युग से पहले, है ना, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और कौन से उत्पादों का ही दबदबा रहता था? मतलब अंतरराष्ट्रीय जो बाजार था ना, जो आधुनिक अभी उद्योग आए थे उससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के दो चीजों का काफी दबदबा था। पहला कि भारत का रेशम, है ना, भारत का रेशम, ठीक है। और दूसरा कौन सा? क्या सूती हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, या ऊनी हो जाएगा, या पटसन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सूती, है ना। कौन सा? सूती, कॉटन का। किसका दबदबा रहा था? कॉटन का, ठीक है। किसका? कॉटन का। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादनों का ही दबदबा रहा था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, ठीक है, कहीं पे पतला कपास पैदा होता था। लेकिन चलिए देखते हैं हम आगे, क्वेश्चन आएगा ही, क्वेश्चन हम रखे ही हुए हैं कि भारत में पैदा होने वाला कपास किस किस्म का था, यानी कि भारत में किस किस्म का कपास पैदा होता था, ठीक है। व्हाट वैरायटी या क्वालिटी ऑफ कॉटन वाज प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। क्या मोटा कपास, क्या महीन कपास, क्या उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो भारत में जो कपास उत्पादन होता था वो फाइन कॉटन होता था। क्या होता है? फाइन कॉटन, ठीक है, यानी कि महीन कपास, है ना। मशीन उद्योग के युग से पहले जो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और किस वस्त्र का था? तो सूती वस्त्र का। और वो सूती कौन सा था? तो वो महीन कपास, है ना, महीन कपास, ठीक है। बहुत सारे ऐसा देश है जहाँ पे मोटा कपास होता है, लेकिन भारत में किसका? महीन कपास का दबदबा रहा था, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, और ये सारे जो कितने जितने सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4, है ना। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, आप जा करके मिला सकते हैं, ठीक है। जा करके मिला सकते हैं, आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है केवल टीआरई के लिए ही नहीं, आप जितने सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब तो लगभग चीजों का पैटर्न चेंज हुआ है ना। और जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ है वैसे तो अब हर सभी स्टेट जो है एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो रहा है ना। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, है ना, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सभी अब एनसीईआरटी पे मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे, है ना, यानी बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? 1853 में, 1854 में, 1857 में, 1858 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। कब लगी थी? 1854 में लगी, और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा था। देखिए, 1854 में मिल लगी थी, लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि उत्पादन, है ना, उत्पादन, उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1862 से, ठीक है, 1862 से, ठीक है। माफ कीजिए, 1854 में लगी थी और 1856 यानी 2 साल बाद। सॉरी, मैं 1860 मुझे मेरे दिमाग में था, ठीक है। चलिए, तो 1862, फिर भी 1862 कह रहे हैं, 1856, ठीक है, 1856 तक, ठीक है, 18, यानी उत्पादन कब से होने लगा? तो 1856 से, 1856 से। और जो 1862 में आपको बार बार कह रहा हूँ ना, तो मुझे ये चीज ध्यान है कि 1862 तक इसी जगह पे लगभग 4 से 5 मिलें लग चुकी थी, है ना, 4 से 5 मिल लग चुकी थी। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा था और मुझे यही याद हो गया था। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन कि बम्बई में कपड़ा मिल कब लगा था? तो 1854 में। और यह उत्पादन कब से शुरू किया था? 1856 से, 1856 से इसने उत्पादन शुरू किया था, ठीक है। चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं हमेशा आपको जोर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4, है ना, चैप्टर 4। क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, है ना, कहाँ स्थापित हुई थी और कब? क्या पश्चिम बंगाल में, क्या उड़ीसा में, क्या आंध्र प्रदेश में, या मुंबई में, है ना, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कब लगा था? तो भारत की जो पहली जूट मिल लगी थी वो कहाँ लगी थी? देखिए, पहली जूट मिल लगी थी तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है, कौन? रिसरा। कौन सा जगह है? रिसरा। रिसरा में खुली थी। कहाँ खुली थी? रिसरा में खुली थी। और यह रिसरा किस नदी के तट पे है? तो हुगली नदी के तट पे है। किस नदी के तट पर है? रिसरा किस नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पर थे। और ये जो जूट मिल लगी थी, यह किसके द्वारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जॉर्ज, ऑकलैंड, ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड।
जॉर्ज ऑकलैंड ने इसकी स्थापना की थी। जॉर्ज ऑकलैंड ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड ने इसकी स्थापना की थी। और ठीक इसके 7 साल बाद, इसके 7 साल बाद, ठीक है, इसके 7 साल बाद, अब पहली तो बार बार पूछा जा चुका है ना, अगर यहाँ पे पूछ ले आपसे दूसरी जूट मिल कहाँ लगी थी और कब लगी थी, तो इसके ठीक 7 साल बाद 1862 में ना, 1862 में, है ना, 1862 में यह कहाँ लगा था, तो यह कानपुर में लगा था। कहाँ लगा था? कानपुर में। क्या कहाँ लगा था? कानपुर में। और इसका नाम क्या था? तो एलिगन मिल। क्या नाम था? एलिगन मिल, ठीक है, एलिगन मिल, ठीक है, एलिगन मिल, एलिगन मिल इसका नाम था, ठीक है, एलिगन मिल इसका नाम था। यह दूसरा मिल था। पहला मिल 1855 कहाँ? पश्चिम बंगाल के रिसरा में, और तीसरा कहाँ है? हुगली नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपसे यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन पूछूं। आज का मैं पहला आपको होमवर्क क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस समय पे भारत का गवर्नर कौन था, है ना, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। या अगर वायसराय थे तो वायसराय बता दीजिए, है ना, वायसराय बता दीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी, है ना, भारत की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था ना, भारत की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी, तो 1855 में, है ना। यही क्वेश्चन को तो मैं व्याख्या किया हूँ, भारत की पहली जूट मिल। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1855 में कहाँ? रिसरा में। कहाँ? रिसरा में। रिसरा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी के तट पे? हुगली, हुगली नदी के तट पर। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा, है ना, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा, ठीक है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 के दशक में एलिगन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? अभी जस्ट आपको पीछे बताया। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या लखनऊ में, क्या कानपुर में, वाराणसी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कब, कहाँ? तो कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। और एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 1862। कब? 1862 में, है ना, 1862 में एलिगन मिल लगा था, ठीक है, एलिगन मिल लगा था कानपुर में, ठीक है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई थी, है ना, अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितने लोग हैं ना, केवल एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, केवल एनसीईआरटी ही बचा सकती है आपको, है ना। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, बट पढ़िए एक मानक पुस्तक को आधार मान करके। और जब मानक पुस्तक को आधार मानना है तो उसी मानक पुस्तक को आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए जिसे बीपीएससी मानती है, तो वो है एनसीईआरटी, ठीक है, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्या है कि अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई थी और कहाँ शुरू हुई थी, इसका आंसर देना है, ठीक है, केवल कब शुरू हुई वो नहीं। तो क्या 1860 में, क्या 1854 में, क्या 1855 में, 1861 में, 1861 में, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1861। क्या हो जाएगा? 1861 में। कहाँ, कब हो जाएगा? 1861 में, ठीक है, 1861 में। और ये कब की बात है? तो ये बात है 30 मई की। कब की बात है? 30 मई 1861 की, ठीक है, 30 मई 1861 को शुरू हुई थी, ठीक है। और कहाँ? अहमदाबाद के एक जगह पड़ता है शाहपुर, है ना, शाहपुर में, ठीक है, शाहपुर में। और इस मिल का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इस मिल का नाम था अहमदाबाद स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम था? अहमदाबाद स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड। इसे शाहपुर मिल के नाम से भी जाना जाता था, इसे शाहपुर मिल के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? राय बहादुर, है ना, राय बहादुर या राव बहादुर, अब देख लीजिएगा, राव बहादुर होना चाहिए, राव बहादुर, ठीक है। क्या नाम था इनका? राव बहादुर छोटा लाल, है ना, राव बहादुर छोटा लाल, ठीक है, छोटा लाल इनका, इनके संस्थापक थे, है ना, इनके संस्थापक थे, ठीक है। और आप सभी से मैं एक होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल किस वर्ष शुरू हुई थी, है ना, मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल, ठीक है, कताई और बुनाई मिल, कताई और बुनाई मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? क्या 1861 में, क्या 1854 में, 1860 में, 1874 में? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1874 में। कब हुई थी? 1874 में। क्वेश्चन सब जो अभी देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी के सभी एनसीईआरटी का लाइन है। आप जा करके एनसीईआरटी क्लास 10th और चैप्टर 4 उल्टा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए,
तो 1874 में, ठीक है, 1874 में, ठीक है। और इसके ठीक बाद है ना, इसके ठीक बाद 1878 में, है ना, ये तो कताई बुनाई की चली रही थी। इसके ठीक बाद कब की बात है? 1878 की बात है। मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है। 1878 में यहाँ पर एक बकिंघम एंड कर्नाटक मिल का स्थापना होता है। किसका? तो बकिंघम बकिंघम एंड कर्नाटक मिल, है ना, बकिंघम एवं कर्नाटक मिल का स्थापना होता है। कर्नाटक मिल का स्थापना होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना ये चीजें कि इसके जस्ट बाद ही मद्रास को दक्षिण भारत का एक प्रमुख कपड़ा का केंद्र बना दिया था। कौन? बकिंघम एवं कर्नाटक मिल, बकिंघम एवं कर्नाटक मिल, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। कलकत्ता में जो है पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्या द्वारकानाथ टैगोर, क्या सेठ हुकुमचंद्र, क्या जमशेदजी टाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो यह कौन थे? तो ये थे सेठ हुकुमचंद, है ना, सेठ हुकुमचंद। देखिए इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमाने का कार्य होता था उस समय पे। लेकिन 1917 में जो है कलकत्ता में देश का पहला जूट मिल लगता है ना, पहला जूट मिल लगता है, ठीक है। और लगाने वाले कौन थे? तो ये मारवाड़ी व्यवसायी थे ये, जिनका नाम था सेठ हुकुमचंद, है ना, सेठ हुकुमचंद। और इन्होंने क्या किया? चीन के साथ, किसके साथ व्यापार किया था? चीन के साथ, चीन के साथ इन्होंने व्यापार किया, ठीक है, चीन के साथ व्यापार किया। कौन? सेठ हुकुमचंद ने। कौन? सेठ हुकुमचंद ने, ठीक है। और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया था, ठीक है, पिता और दादा ने भी किया था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र, है ना, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1912 में, ठीक है। क्या जमशेदपुर में, क्या धनबाद में, क्या रांची में, क्या कानपुर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा जमशेदपुर में। कौन? कहाँ पर? जमशेदपुर में, ठीक है। 1912 में जे एन टाटा ने, है ना, किसने? जे एन टाटा, ध्यान रखिएगा, जे एन टाटा ने, है ना, जे एन टाटा ने। टाटा आज बहुत विश्वसनीय कंपनी है ना, बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है। चाहे आप टाटा का हेलीकॉप्टर से लेकर के सुई तक सभी के सभी का बहुत एकदम मार्केट वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित करते हैं, ठीक है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ था, है ना, कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ था। ये कपड़ा उद्योग 1850 के दशक से ही शुरू हो गया था, लेकिन ये 1912 में हुआ था, ठीक है। और औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीन, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात ही किया जाता था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने के बाद तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था, है ना। कहाँ पे? भारत में, ठीक है, कहाँ पे? भारत में। इसको बढ़ावा कब मिलता है? तो जब जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, 5 ईयर प्लान, FYP, ठीक है, 5 ईयर प्लान हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो रूस से। कहाँ से लिए हैं? रूस से, ठीक है, रूस से लिए। कहाँ से लिए हैं? रूस से। और इसके बाद ही इस सब का विकास मतलब तेजी से हुआ था, इसके बाद ही इस सब का विकास तेजी से हुआ था। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये सब छुपा हुआ क्वेश्चन और अभी तक नहीं पूछा गया टीआरई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी जस्ट बताए थे हम। क्या रतन टाटा, नवल टाटा, जमशेदजी टाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमशेदजी टाटा ने, है ना, जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। और इसके बाद ही इसका नाम जमशेदपुर रखा गया था। अंग्रेजों ने इनके सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया? जमशेदपुर, है ना, इसका नाम क्या रखा था? जमशेदपुर, ठीक है। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर डैश डैश लगाते थे, ना। मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर क्या लगाते थे, ठीक है। क्या लेबल लगाते थे, क्या स्टिकर लगाते थे, या चीट लगाते थे? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। क्या लगाते थे?
लेबल लगाते थे। और लेबल का क्या फ़ायदा होता था, तो इसका यह फ़ायदा होता था कि खरीदारी को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में क्या था कि मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं हो रहता था, उन्हें विश्वास होता था। हालाँकि अभी भी वैसा ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग आईटी उद्योग में आगे बढ़े हैं ना, आईटी उद्योग में आगे बढ़े हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो हमें ऐड से पता चल जाता है ना। जैसे ऐड बहुत खराब चीज़ भी हो तो भी ऐड बहुत महंगे-महंगे, जैसे अभी एक विमल पान मसाला का ऐड करते थे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। ये सब विमल पान मसाला का अभी एक दिन पहले की बात है, और उसे एफडीए के द्वारा उनको नोटिस भेज दी गई हुई है ना, भेज दी गई हुई है, और उन पे शायद जुर्माना भी हो जाए, है ना, जुर्माना भी हो जाए। हालाँकि ये बहुत ही साहसिक कदम है एफडीए के द्वारा, है ना। ये जो चीज़ है विमल पान मसाला, उसमें बहुत तरह की बातें है ना की जाती है। क्या ये सब कभी आपको लगता है ये लोग खुद कभी इनका सेवन किए होंगे? कभी भी नहीं। इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए, और इनको लगभग अधिकतर लोग रोल मॉडल मानते हैं ना, रोल मॉडल, चाहे क्रिकेटर हो जाए, एक्टर हो जाए, है ना, इन सबको मानते हैं। इन सभी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इन सभी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका क्या था, है ना। व्हाट वाज द मेथड यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू कंज्यूमर, ठीक है, अ न्यू कंज्यूमर। व्हाट वाज द मेथड यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू कंज्यूमर। क्या लेवल था, क्या एडवर्टाइजमेंट था, या डिस्काउंट था? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नए उपभोक्ता को जोड़ने का सबसे सरल तरीका था, वो था विज्ञापन, है ना, एडवर्टाइजमेंट। क्या था? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जब नई चीजें बनती है तो लोग उन्हें खरीदने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित नहीं होते हैं, और उन्हें प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नए उपभोक्ता पैदा करने का सही तरीका क्या है? विज्ञापन देना, है ना, टीवी में ऐड देना, है ना। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। आज का हमारा सेशन कोई अभी भागेगा नहीं। मेरी एक क्वेश्चन का जवाब दे करके जाएंगे सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? हम्म, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देख करके जरूर जाएंगे, है ना। क्वेश्चन है कि ठीक है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देख करके जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ सुझाव हो वीडियो में किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कमेंट आपका जरूर रीड करता हूँ। बट ऐसे मैं आपका लाइव मतलब रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर क्या पूछ रहे हैं। बट मैं जरूर देखता हूँ आप सभी का कमेंट, तो आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल आपकी क्लास शायद ना हो पाए, ठीक है।